वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के टॉपिक कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर के लर्निंग मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर दिस लर्निंग मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर एंड डिस्क्राइब film wise and drop wise condensation. Furthermore, you will be also able to recall laminar film condensation on a vertical plate and describe the influence of non-condensable gases on condensation heat transfer. ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। या इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इस टॉपिक से अगर हम लिंकिंग की बात करें विद अदर सब्जेक्ट तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ये टॉपिक कंडेंसेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ कहीं भी कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर की बात होगी, एग्जांपल कंडेंसर्स में स्पेसिफिकली अगर हम स्टीम पावर प्लांट की बात करें, जब भी हम उसकी स्टडी करेंगे तो कंडेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक एपरेटस होता है, एक डिवाइस है। तो वहाँ पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। इन द सेम वे अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो सारे कंपनीज जो कि हीट एक्सचेंजर्स को डिज़ाइन करती हैं, स्पेसिफिकली कंडेंसर्स को, वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन ये सारे अपने लर्निंग आउटकम्स को कंप्लीट करेंगे और इनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक नेम इज कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हमने अपने प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल में सारी चीज़ें देखी कि कैसे बॉइलिंग हीट ट्रांसफर क्या होती है, और हमने उससे भी पहले ये डिस्कस किया था कि फ्री और फोर्स कन्वेक्शन कैसे डिफरेंट है हमारे बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर पे। तो आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉइलिंग, जैसे हमने बॉइलिंग में देखा कि हमारा जो लिक्विड था वो वेपर स्टेट में चेंज हो रहा था, इन द सेम वे कंडेंसेशन जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है। किसका? हमारे बॉइलिंग का। कंडेंसेशन में क्या होगा, जो हमारा वेपर फॉर्म होगा वो वापस चेंज होगा लिक्विड स्टेट में, और यही इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। इसको अगर आप डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारे डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी होता है। जैसे हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अगर आप ठंडा पानी है उसमें पुट करते हैं तो हमने देखा कि उसके जो आउटर सरफेस है वहाँ पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एटमॉस्फेयर में जो कोई भी हमारे पास वाटर वेपर्स प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, ड्राई गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्लस साथ में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक जो नेचुरल साइकिल, वाटर साइकिल चलती है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे जो सन की वजह से इवापोरेशन होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें हमने ठंडा पानी डाला, तो उसमें जो हमारा सरफेस होगा उसका टेम्परेचर, जो सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर है उससे कम होता है। इसकी वजह से वो जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो वहाँ पे कंडेंस कर जाएंगे और आउटर सरफेस पे वो सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती हैं। ये एक कंडेंसेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल आप देखें, जैसे आप अपने डेली लाइफ में जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो गार्डन में अगर आप देखें तो घास के ऊपर छोटे छोटे ओस की बूंदें होती हैं, वो भी एग्जाम्पल किसका है? कंडेंसेशन का। रात में जब टेम्परेचर लो डाउन होता है तो जो लीव्स की जो सरफेस है वहाँ के टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके सेचुरेशन टेम्परेचर से जैसे ही कम होता है तो वो वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में ओस की जो छोटी छोटी बूंदें उस फॉर्म में हमें मॉर्निंग में विजिबल होती हैं। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। और इसके अलावा इसके कई सारे, अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे हम अपने पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट में किसका यूज़ करते हैं? कंडेंसर्स का यूज़ करते हैं। या हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में जो है वहाँ पे भी कंडेंसर का यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर के। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक definition of condensation. This is the basic definition. and ये क्यों होता है? It happens wherever saturation vapor comes in contact with a surface whose temperature is lower than the saturation temperature corresponding to the vapor pressure. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताया, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर हो, ये हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर हो, इसमें हमने अगर ठंडा पानी इसमें पुट कर दिया, चिल्ड वाटर, तो जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है, लेट अस अज्यूम वो 15 डिग्री सेल्सियस, या इसको और कम मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस हमारा सरफेस का टेम्परेचर है। जो हमारे पास आस पास जो एयर है, लेट अस अज्यूम वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो उसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वाटर वेपर का, डेट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस।
तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस का कांटेक्ट में आएगा, किसमें, इसमें, इस वाटर के आउटर सरफेस, तो ये क्या होगा, जो वेपर्स होंगे हमारे पास, जो वेपर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने के बाद आउटसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास पे वो हमें कंडेंस फॉर्म में दिखते हैं। अगर तो ये हमारी डेली लाइफ की एक चीज जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। जब आपने ये प्रोसेस देखा होगा तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पे जो कंडेंसेशन स्टार्टिंग में होता है वो कैसे होता है, जो ग्लास का आउटर सरफेस होगा वहां पे ये छोटे छोटे ड्रॉप्स बने होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये ड्रॉप्स और बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद क्या होता है, ये कोलीज दे, कोलीज का मतलब वो एक दूसरे के साथ बन के और बड़े ड्रॉप्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन दे विल फॉर्म अ फिल्म ऑफ वाटर। और वो फिल्म ऑफ वाटर फिर से फ्लो करते करते क्या होती है, हमारी जो टेबल जिसपे ये ग्लास रखा होगा वहां पे ये फ्लो कर जाती है। तो कहने का मतलब जो ये कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर है, कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर बेसिकली दो तरीके से होते हैं। द फर्स्ट वन इज द फिल्म कंडेंसेशन एंड द सेकेंड वन इज ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो ये इनके दो मेथड हैं बेसिकली कंडेंसेशन होने के। तो इनके क्या प्रॉपर्टीज है वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी हम यहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं। Let us assume this is a TS diagram. This is T saturation, the saturation temperature of water that is 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये पोजीशन है that is HF, ये हमारी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, एंड दिस इज HG, सैचुरेटेड वेपर, इट इज सैचुरेटेड वेपर। अब हमने ये देखा जो कंडेंसेशन हीट प्रोसेस होगी, अगर जब हमने बॉइलिंग की बात की थी तो बॉइलिंग में हमने देखा कि जैसे जैसे हमने हीट सप्लाई किया था तो ये लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में, और इसके बीच में जो है लेटेंट हीट हमने सप्लाई की उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बट यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास वेपर्स हैं, सैचुरेटेड वेपर, दैट इज पर्टिकुलरली दिस पॉइंट, जब ये कांटेक्ट में आएंगे एक ऐसे सरफेस पे जिसका टेम्परेचर लो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट का ट्रांसफर क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और उस वक्त कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो रही होगी, कहाँ पर, हमारे कोल्ड टेम्परेचर वाले बॉडी पर। तो ऐसे केस में जो ये प्रोसेस होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज होगी उसे हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। फाइन, सो इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो कुछ भी बॉइलिंग पे हुआ था उसका जस्ट उल्टा करना है यहाँ पे, तो वेपर से उसको लिक्विड बदलने में वो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सो वी कैन राइट इट हियर। सो एज द वेपर कंडेंसर, जैसे हमने देख रहे हैं पॉइंट वन, दिस इज, लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट वन टू पॉइंट टू, तो कंडेंस हो रहा है मीन्स टू, एज द वेपर कंडेंसर मीन्स पॉइंट टू से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉइंट वन की तरफ। लेटेंट हीट इज लिबरेटेड, जो कि एलएस से हमने रिप्रेजेंट किया, एंड देयर इज फ्लो ऑफ हीट टू द सरफेस, सरफेस पे हीट ट्रांसफर कुछ ना कुछ होगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंसेशन, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। So dear students, we have achieved our first learning outcome, that is recall condensation heat transfer। तो कंडेंसेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस, ये कब होगा उसकी कंडीशन, इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स, एज वेल एज यहाँ पे जो लेटेंट हीट कितनी रिलीज होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एंड आई होप कि वो चीज़ जो इसका बेसिक है कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर का, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर कंडेंसेशन टॉपिक अहेड, और यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे जो कंडेंसेशन का हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो बेसिकली कितने तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज द फिल्म कंडेंसेशन एंड द सेकेंड वन इज ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो अब उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन में अकर इन टू पॉसिबल वेज, द फर्स्ट वन इज द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, fine, film wise condensation and drop wise condensation, so we will deal with one by one
पहले फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, ये कब होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेम वाइज, ड्रॉप वाइज को, फिर से इन दोनों में से हम प्रेफर किसको करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फिल्म वाइज कंडेंसेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द फिल्म वाइज कंडेंसेशन, तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि हमारे पास जो कंडेंसेशन होगी वहाँ पे एक फिल्म बनेगी। सो यहाँ पे अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, इफ कंडेंसेट, कंडेंसेट किसे कह रहे हैं, जो हमारे पास इस सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे कंडेंस हो जाएंगे, उस चीज को हम कहते हैं कंडेंसेट। क्या कहेंगे उसे, condensate. If condensate tends to wet the surface and thus forms a liquid film, then this process is known as फिल्म कंडेंसेशन। जैसे आप इस फिगर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस का जो टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि वाटर वेपर जो होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद क्या होंगे, वो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ हीट लिबरेट करते हैं, तो उसको मैंने वहां पे सरफेस पे हीट लिबरेट करते हुए यहाँ पे क्यू हमने दिखा दिया। और जो कंडेंस हो, जैसे हमारे पास एक सरफेस, अभी इस चीज को हम फिल्म कंडेंसेशन को और जब फर्दर स्टडी करेंगे तो जैसे जैसे हम इस डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इसकी जो थिकनेस होगी दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और उसकी जो एकदम लोअर पॉइंट होगा वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी इस फिल्म की थिकनेस। तो ये एक डायग्राम है किसका, फिल्म वाइज कंडेंसेशन का। और ये कहाँ पे भी हो, कहाँ पे होगा, ये उसी सरफेस पे होगा जो कि वेटेबल हो। वेटेबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन, जैसे अगर इस पर्टिकुलर टर्म को बहुत अच्छे से हमें समझना है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सबसे पहला यूनिट होता है वहां पे हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास, अगर जो उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है सरफेस और जो दूसरी सराउंडिंग मीडियम है, अगर वो अक्यूट होती है तो वो चीज वेट हो जाएगी, अगर वो ऑब्ट्यूज होती है तो वो नॉन वेट होगी। तो जो हमारा सरफेस और जो मीडियम है वो क्या हो, वेटेबल कंडीशन हो, तो तभी ये फिल्म वाइज कंडेंसेशन डेवलप होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्म वाइज कंडेंसेशन and there are few more important points. The liquid flows down the cooling medium, down the cooling surface under gravity. That is very important. Obvious सी बात है, जब उसका downward motion हो रहा है, that because of this gravity and layer continuously grow in thickness because of newly condensing vapors। और ये जो सारी चीजें, जो ये लास्ट सेंटेंस है, इसके बारे में हम और डीपर एनालिसिस करेंगे जब हम एक लैमिनर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि एक फ्लैट सरफेस पे कैसे लैमिनर फ्लो के कंडीशन के केस में वहां पे ये जो कंडेंसेट की लेयर होती है वो कैसे फॉर्म होती है, वो सारी चीज अभी हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्म वाइज कंडेंसेशन। नाउ द सेकंड पार्ट इज ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। And the second important point of type of condensation is ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। यहाँ नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो भी कंडेंसेशन होगा डेट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। जैसे हमारे पास एक प्लेट है जिसका टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वेपर से अगर लो है तो यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, बट ये कंडेंसेशन कैसा हो रहा है, छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में हो रहे हैं। यहाँ पे जो ड्रॉप्स हमारे पास बने, दीज आर नोन एज द कंडेंसेट ड्रॉप्स, और जब भी कंडेंसेशन होगा कुछ ना कुछ हीट जरूर रिलीज होगी। सो इन दिस वेपर कंडेंसेस इनटू स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ वेरियस साइज एंड दे डू नॉट फॉर्म फिल्म। यहाँ पे फिल्म का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में होंगे। एंड इट अकर्स ऑन द नॉन वेक्टेबल कूलिंग सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे सरफेस पे होगा जहां पे अगर आप ये जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है इसकी सरफेस पे हमारा वो ड्रॉप अगर बना तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। कहने का मतलब वो नॉन वेक्टेबल सरफेस होना चाहिए। अगर वो स्प्रेड कर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका फिल्म वाइज कंडेंसेशन। सो इट अकर्स ऑन नॉन वेक्टेबल कूलिंग सरफेस वेयर लिक्विड्स कंडेंसेट डू नॉट स्प्रेड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू लिया कि लिक्विड
कि फिल्म कंडेंसेशन क्या होती है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से हीट ट्रांसफर किसमें ज्यादा होगा, हमें इस चीज का आंसर देना है कि व्हाट, अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें कि किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, किसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होगा, तो उसको हमें कंपेयर करना है। तो बहुत ईजिली अगर आप इसको देखें तो सारी का आंसर आपको इसकी फिगर में ही गिवन है। जैसे अगर हमारे पास ये जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास लेट अस अज्यूम दिस इज ड्रॉप 1, दिस इज ड्रॉप 2, दिस इज ड्रॉप 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो ये रीजन बचा हुआ है, ये प्लेट का एक ऐसा सरफेस है जो कि टेम्परेचर, जिसका सेचुरेशन टेम्परेचर से अभी भी कम है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इसके चांसेस हैं कि और जो हमारे पास वेपर्स एटमॉस्फेयर में है वो जाके किससे हों, इससे टच में आए, इस प्लेट के उस सरफेसेस से जहां पे अभी ड्रॉप नहीं बने हुए। तो जब इससे इससे टच में आएंगे तो वहां पे कंडेंसेशन का रेट और ज्यादा होगा या हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। बट यहीं पे अगर आप फिल्म वाइज कंडेंसेशन को ऑब्जर्व करो, अगर हम यहाँ पे फिल्म वाइज कंडेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी इस पूरे प्लेट पे एक वेपर की फिल्म ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। और वेपर का हमें पता है कि जो वेपर होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास और वेपर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जा ही नहीं पाएंगे, किससे, इस सरफेस पे जिसका टेम्परेचर क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर से कम है। क्यों, क्योंकि उस सरफेस से और उस वेपर के बीच में ऑलरेडी एक फिल्म ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो जब इनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। तो इन दोनों में फिल्म वाइज कंडेंसेशन और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट किस में होगा, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में। सो इन फिल्म वाइज कंडेंसेशन हमने यहाँ पे क्या देखा कि फिल्म एक्ट एज अ बैरियर एंड वेपर कम्स नॉट cannot come into contact with the bare solid surface and because of that heat transfer rate किसमें ज्यादा होगी, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में एज कंपेयर टू द फिल्म वाइज कंडेंसेशन। और जिसमें हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगी उसकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी ज्यादा होगी। और आई कैन से द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन गिव्स कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, एच की वैल्यू 5 to 10 times larger than the film wise condensation. That is very simple. Fine. अब यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट अगर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम अपने एपरेटस डिजाइन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के लिए डिजाइन करेंगे। बट दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू बिकॉज जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है इसको मेंटेन कर पाना बहुत ही टफ हो जाता है। मेंटेन करने वाले का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया किसका, कि जब भी कंडेंसेशन स्टार्ट होती थी इस ग्लास के केस में तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किससे हुई थी, छोटे छोटे ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के फॉर्म में। और लेकिन वक्त के साथ ये चीज जो ड्रॉप वाइज थी वो कोलीज करके इकट्ठे होकर फिल्म के फॉर्म में चेंज हो गई। और जैसे ही फिल्म के फॉर्म में चेंज हुआ तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कम हो गया। तो हम चाहते तो हैं कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हमारा जो कंडेंसर्स हो, जो हमारे पास कंडेंसर जो हम अपने स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं, हम वो चाहते हैं कि उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा हो। हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा का मतलब हम उसमें चाहते हैं कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हो। बट ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को मेंटेन कर पाओ ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली फिल्म वाइज कंडेंसेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो हमारे कंडेंसिंग इक्विपमेंट है हम उसको डिजाइन किसके लिए करते हैं, फॉर द फिल्म वाइज कंडेंसेशन। देयर आर सो मेनी अदर वेज कि आप अपने सरफेस को ऐसा कर दो, उस पर कुछ कोटिंग्स लगा दो, टेफ्लॉन की कुछ पॉलीमर की कोटिंग लगा दो कि वो क्या हो, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को प्रमोट करे। बट वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम अपने कंडेंसिंग इक्विपमेंट डिजाइन करेंगे वो किसके लिए करते हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन के लिए। फाइन। सो जैसा कि हमने देखा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो 5 to 10 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फिल्म वाइज कंडेंसेशन। इसलिए हमें क्या प्रेफर करना है, शो इट शुड बी प्रेफर्ड। इट का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन शुड बी प्रेफर्ड but it is extremely difficult to achieve or maintain because most surfaces become wetted after being exposed to the condensing vapors over a period of time। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है।
तो अब इसी के लिए हमारे पास इसके एक अल्टरनेटिव भी है कि हम इसमें कुछ टेफ्लॉन की कोटिंग लगा के इसको प्रमोट कर दें, बट स्टिल दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म solution. So drop wise condensation can be obtained under control condition with the help of certain additives like Teflon or grease, एंड दैट इज द मेन रीजन कि उसको अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे तो जनरली जो हमारे डिजाइन एप्लीकेशन है जैसे कंडेंसिंग इक्विपमेंट आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ फिल्म वाइज कंडेंसेशन, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. तो ओवरऑल अगर हम एक पिक्चर देखें फिल्म वाइज कंडेंसेशन की, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की, तो बहुत ही सिंपल से क्लियर है. फिल्म का मतलब एक फिल्म बन जाना, ड्रॉप का मतलब ड्रॉपलेट के फॉर्म में. अगर वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में है तो उसके पास कुछ बेयर सरफेसेस होंगे जहां पे कोई भी ड्रॉपलेट नहीं है, तो वेपर डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ सकता है, वहां हीट ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी. फिल्म के केस में एक सरफेस के ऊपर से ऑलरेडी एक सरफेस हो गई है, तो बाहर के वेपर्स के अब वहां पे टच हो पाना उस सरफेस को वो मुश्किल हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कम हो गई. तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा है, तो इसलिए उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी ज्यादा है. फाइन, बट इसके साथ इसके ये प्रॉपर्टीज तो हैं, बट ड्रॉबैक क्या है कि इसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर सकते. इसका एक ऑप्शन क्या है हमारे पास कि उस पर टेफ्लॉन और ग्रीस लगा के आप उसको एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में कर सकते हो, बट वो भी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है. इसीलिए जो हमारे जो कंडेंसिंग इक्विपमेंट्स है उसको हमने किसके लिए डिजाइन किया, फॉर द फिल्म वाइज कंडेंसेशन. So dear students, we have achieved our second learning outcome, that is describe फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन. यहाँ पे हमने फिल्म वाइज जो कंडेंसेशन क्या होता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, दोनों को बहुत ही डिटेल में देखा. इन दोनों में से किसमें हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा और क्यों होगा उसको हमने डिस्कशन किया. और जो हमारे पास जो कंडेंसिंग इक्विपमेंट्स है उसमें से इन दोनों में से हम किसको प्रेफर करते हैं, फिल्म वाइज कंडेंसेशन को. एंड आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी.